तो देखिए स्टूडेंट, अपन टैक्स प्लानिंग की शुरुआत कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए मैं आपको बताऊं, टैक्स प्लानिंग में एक तो क्वेश्चन आते हैं डिसीजन मेकिंग के। डिसीजन मेकिंग बेसिकली आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उठा हुआ ही टॉपिक है। तो जो आप लीवरेज और इनकम स्टेटमेंट वगैरह पढ़ के आए हैं, अर्निंग पर शेयर पढ़ के आए हैं, वही चीज इसके अंदर है कि आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सेल आप पहले लीजिए, उसमें से आप एक्सपेंसेस अपने लेस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप इसमें डिबेंचर पे या लोन पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स पे आप टैक्स लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देंगे, ये ऑर्डर फिक्स है। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। फिर आप नंबर इक्विटी शेयर भी लिख लेंगे। अब इसको नाम दिया अपन ने ए, इसको नाम दिया बी, तो यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दे तो अपना ईपीएस निकल जाएगा। तो ए अपॉन बी करने से आपका ईपीएस निकल जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग में काफी बार काम आता है और इसके बारे में थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में ये चीज स्पेशली काम आएगी। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन थ्योरेटिकल, टैक्स प्लानिंग में 50% पेपर आपका लगभग थ्योरी रहेगा, 50% प्रैक्टिकल रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको टैक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था शेयर वर्सेस डिवेंचर, कि आपको है ना फाइनेंस का 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, शेयर या डिवेंचर। 2010 में क्वेश्चन आया। तो आपको फिर क्या अपने आर्गुमेंट देने पड़ते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल डिवेंचर की बात करें, सर डिवेंचर एक लोन है। लोन पे आपको क्या देना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, इससे आपके एक्सपेंसिव बढ़ जाएंगे। एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम लगेगा। तो इसका मतलब डिबेंचर इशू करने से आपका टैक्स में सेविंग हो जाता है, टैक्स में बचत हो जाती है। क्योंकि ये एक चार्ज है, खर्चा है, लेस होना ही होना है। इट शुड बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। वहां चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस, आपको पे तो करना ही पड़ेगा। इट इज ए फिक्स चार्ज, अलाउड एक्सपेंस है, तो गवर्नमेंट इस खर्चे को अलाउड करती है, लेस कर सकते हो। अच्छा, डिबेंचर जो है एक रिडीम कर दिए जाएंगे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। ये भी बात है, डिबेंचर इशू करने, भाई अगर आपने शेयर इशू कर दिए तो वो तो मालिक बन जाएंगे हमेशा के लिए। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है और आपको ऐसा लगता है कि आप 5-6 साल में अपना पैसा अरेंज कर लेंगे, तो आप डिबेंचर इशू करिए। क्योंकि 4-5 साल बाद डिबेंचर का जैसे ही टर्म कंप्लीट होगा तो आप रिडम्पशन कर सकते हैं। अच्छा, डिबेंचर होल्डर मैनेजमेंट में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। डिबेंचर होल्डर कांट टेक पार्ट मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर तो करेगा। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट, अगर आपको लगता है बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो फिर आप डिबेंचर इशू करो, क्योंकि उनको तो फिक्स इंटरेस्ट देना है, उनको तो ज्यादा तो कभी देना ही नहीं। तो ज्यादा प्रॉफिट जो भी बचेगा वो आपके लिए बच जाएगा। ऐसे ही इफ प्री प्रोडक्शन पीरियड इज लॉन्गर, कि लंबा पीरियड निकलने वाला है, प्लांट स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में डिबेंचर जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि आपको लंबे समय तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। और एक्सपेंसेस ऑन इश्यू और डिबेंचर, वो भी अलाउड एक्सपेंस बीएनपी के तौर पे डिडक्ट होते हैं कि हाँ भाई डिबेंचर को इशू करने में कोई खर्चे हुए हैं तो वो भी आपके लेस होते हैं। तो डिबेंचर के जो पॉइंट है वो ये सब। लेकिन फिर हम आप बात आते हैं शेयर्स की, कि सर शेयर इशू करने के फेवर में क्या बात है। तो इस पर डिविडेंड जो है कंपलसरी नहीं है, प्रॉफिट होगा तो ही तो देना है। इट मींस इफ देयर इज प्रॉफिट देन ओनली डिविडेंड कैन बी पेड। यानी अगर आपको बिजनेस में लग रहा है कि आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, तो इस कंडीशन में आप सोचें कि यार देखो, अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो हमको डिविडेंड देना पड़ेगा, और प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो डिविडेंड देना ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि लंबे समय तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर इशू कर दो ना। शेयर इशू करने से हमको डिविडेंड तो देना ही नहीं है। अच्छा, इक्विटी कैन बी पेड ओनली ऑन लिक्विडेशन। इक्विटी का अगर आपको मान लो कि आपको डर लग रहा है यार इक्विटी पैसा ना निकाले, पर इक्विटी का तो पेमेंट हो गई लिक्विडेशन के वक्त, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर कैन टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट। अब आपको मैनेजमेंट में अगर इंटरफेयर नहीं चाहिए तो फिर इक्विटी में दिक्कत है, क्योंकि इक्विटी वाले तो मैनेजमेंट में पार्ट लेंगे क्योंकि उनके पास वोटिंग होती है। इफ देयर इज प्रॉफिट पॉसिबिलिटी ऑफ लेस प्रॉफिट देन शेयर होल्डर आर मोर बेनिफिशियल। तो शेयर ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अपन को डिविडेंड तो देना ही नहीं पड़ेगा। इफ द प्री प्रोडक्शन पीरियड इज लॉन्गर तो शेयर आर मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है ना, आपको तो डिविडेंड देना है। और जब कंपनी चालू ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे कमाएगी, तो डिविडेंड देना ही नहीं है आपको। देयर इज नो टैक्स बेनिफिट ऑफ डिविडेंड। देखो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उसका तो टैक्स बेनिफिट ये मिलता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपकी इनकम कम हो जाती है, टैक्सेबल इनकम कम होने से टैक्स भी कम लगता है। पर डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका टैक्स बेनिफिट कुछ नहीं होता। इन केस ऑफ कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आपको डीडीटी भी लगता है। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर नॉट अलाउड, इसको खर्चा नहीं माना जाता क्योंकि इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा है
तो फिर शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर ज्यादा सही रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा है तो उस कंडीशन में शेयर होल्डर को ज्यादा ईपीएस जो है वो हम प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपको कंपनी के लिए पैसा जो अरेंज करना है वो शेयर के थ्रू करना है या डिबेंचर, और इसी का न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो देखो शेयर एंड डिबेंचर के अंदर कोई जरूरी नहीं आपका थ्योरी ही क्वेश्चन है, ये 2010 में थ्योरी आया है, इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है। वो आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दे, दो कंडीशन की है, या तो डिबेंचर इशू करके देख लो या आप इक्विटी शेयर इशू करके देख लो, कौन सी मोर प्रॉफिटेबल कंडीशन है उसका इनकम स्टेटमेंट बनाओ और पता लगाओ। तो ऐसा न्यूमेरिकल भी आपका बन सकता है, मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ऐसा न्यूमेरिकल जो है कैसे सॉल्व होता है, पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी 2009 में, और इसमें आपको 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप 14% डिबेंचर इशू कर दो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इक्विटी इशू कर दो जिन पे डिविडेंड देना है 10%। टाइम 10 साल का है, प्रॉफिट 10 लाख का होगा, टैक्स रेट 30% है, सरचार्ज 10% है। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, जो भी स्लैब होते हैं, सेस वगैरह है, डीडीटी है, वो उस वक्त के हिसाब से है, वो तो आपको करंट वाले देखने पड़ेंगे क्या है। अब देखो दो बार आपका टॉपिक होगा, पहले आप इसको डिबेंचर के हिसाब से सॉल्व करोगे कि सर प्रॉफिट तो 10 लाख हो जाएगा और इस पर हमको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना पड़ेगा। ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस किया टैक्स, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये आपको पता लग गया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है। इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो देना नहीं क्योंकि इंटरेस्ट है, तो आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट हो गया 497। फिर दूसरा ऑप्शन है, आपने कहा कि सर अपन तो डिबेंचर इशू नहीं करेंगे, शेयर इशू करेंगे, प्रॉफिट 10 लाख है। अब शेयर इशू किया तो इंटरेस्ट तो लगना नहीं है, तो इंटरेस्ट में डैश आ गया, टैक्स लेस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। लेकिन जब इक्विटी शेयर है तो फिर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो ये आपने डिविडेंड विद डीडीटी पे किया, तो आपका प्रॉफिट 457 आया। अब कंपेयर करो कि इक्विटी में आपका प्रॉफिट आ रहा है 457 और डिबेंचर में आ रहा है 497, तो आपके लिए ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी तो डिबेंचर वाली है क्योंकि आपकी प्रॉफिट ज्यादा है। तो फिर आपको ये वाला केस जो है उसको सजेस्ट करना चाहिए कि डिबेंचर इशू करना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन आपका बनता है मेक और बाय। भाई आपके घर में कोई फंक्शन है, अब आप गुलाब जामुन बनाना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, तो वो चीज अपन को देखने। तो ऐसी कोई कंपनी है, उसको कोई प्रोडक्ट जरूरत है अपने फैक्ट्री के अंदर, तो वो सोचते हैं कि हम बनाएं या खरीद लें। तो मेक करने में या बनाने में क्या है कि सर एक तो पहली बात तो कॉस्टिंग कम लगेगी। अच्छा, रिसोर्सेज विल नॉट यूज्ड इन अदर ऑप्शन, पर जो हमारा मशीन है, भाई जैसे गुलाब जामुन आप खुद बनाओगे तो बस, तो फिर मम्मी तो काम में लग गई ना, फिर मम्मी फंक्शन थोड़ा एंजॉय कर पाएगी। तो आपकी मशीनें जो है विल नॉट यूज इन अदर ऑप्शन, वो अदर ऑप्शन में यूज नहीं कर पाएगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि प्लांट मशीनरी उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा, और क्योंकि मशीन आपकी है उससे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन से आपके खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा, वो अपन कर सकते हैं। और कौन कौन से एक्सपेंसेस लगेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड डेप्रिसिएशन। फिर आपने कहा सर बनाने में तो बहुत झंझट है, कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, पर परचेज ही कर लेते हैं बना बनाया। अब आप बने बनाए गुलाब जामुन लोगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी पहली बात तो, क्योंकि वो हलवाई अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा, तो आपको प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा। हाँ लेकिन मम्मी फ्री हो जाएगी, रिसोर्स विल बी फ्री, तो आपकी मशीनें फ्री हैं, आप अदर काम कर सकते हो। अच्छा, इससे आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपको कोई डेप्रिसिएशन, या अगर आपने लोन लेके प्लांट मशीनरी लिया तो उस पर कोई ब्याज व्याज तो देना नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। एक्सपेंसेस के नाम पे सिर्फ परचेज प्राइस ही लगेगी और कोई खर्चा नहीं लगेगा। देखो जितनी भी थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी की सारी आपको राइट डाउन करनी है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है एज इट इज आता है कि मेक और बाय के बारे में अपने व्यूज लिखिए, तो ये सारे व्यूज आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है परचेज करें या लीज पे लें, लीज यानी एक तरीका किराए का हो गया, ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसमें भी परचेज और लीज के बारे में आपको आर्ग्यूमेंट है वो देने हैं। ये थ्योरी आपको याद होगी तो इसी के बेस पर अगर न्यूमेरिकल भी आया तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोई परचेज करते हो, मान लो कोई फैक्ट्री आपने परचेज ही कर ली, तो पहली बात तो सर पैसा बहुत चाहिए होगा। अच्छा, बिग लॉस कैन बी अकर ड्यू टू आउट ऑफ फैशन, मान लो आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया तो फैक्ट्री तो आपके गले में आ गई, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, वैल्यू ऑफ एसेट जो खरीदोगे, जमीन खरीदोगे, हो सकता है जमीन के प्राइस बढ़ जाए तो ये फायदा भी हो सकता है। कैन गेट द बेनिफिट ऑफ टैक्स बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगने से, डेप्रिसिएशन एक टैक्स बेनिफिट होता है, ध्यान रखना। और लेकिन मशीन आपकी होगी तो रिपेयरिंग कॉस्ट भी लगेगी, और अगर लोन दिया है तो लोन पे इंटरेस्ट आपका खर्चा होगा जो कि टैक्स बेनिफिट के काम आएगा।
तो परचेज करने से प्लांट या फैक्ट्री आपको ये पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप लीज पे लेते हो, किराए पे लेते हो, तो ओनली रेंट विल बी पेड, नो नीड ऑफ बिग अमाउंट, कोई बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है, रेंट ही तो देना है, सो इंटरेस्ट की सेविंग हो जाती है। और आप तो उसका केवल यूज कर रहे हैं, तो रिपेयरिंग कॉस्ट आपकी नहीं होगी, सामने वाले की होगी। फ्यूचर रिस्क नहीं है, प्रोडक्ट अगर नहीं चल रहा तो मशीन वापस कर दो। और टैक्स बेनिफिट केवल लीज रेंट पे मिलेगा, जो लीज रेंट आप पे कर रहे हैं वो आपका खर्चा माना जाएगा, जिससे कि आपका टैक्स बेनिफिट होगा। टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन के लिए बोल रहा हूँ, लीज रेंट के लिए बोल रहा हूँ। टैक्स बेनिफिट का मतलब है कि ये चीज आपका खर्चा मानी जाएगी, खर्चा मानेगी तो ये टैक्सेबल इनकम को कम कर देगी, और टैक्सेबल इनकम कम होने से टैक्स कम लगेगा, इसी को टैक्स बेनिफिट बोलते हैं। तो खर्चों के साथ मैं कई बार टैक्स बेनिफिट बोलूंगा, इसका ये मतलब होगा। आगे देखिए, और क्वेश्चन आ सकता है, सर रिपेयर करा लें या रिप्लेस ही कर दें, ऐसा भी तो आ सकता है कि आपको कह दे कि सर मशीन, यार आपका मोबाइल है जैसे, सर मोबाइल रिपेयर करा लें या नया ही ले लें। अब आपके माइंड में दो बातें चल रही है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ोगे तो समझ आएगा। सर मोबाइल अगर रिपेयर करा लें तो नो नीड ऑफ लेसर अमाउंट, आपको 1500 में काम हो जाएगा। सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, नया लोगे तो ब्याज पे करना पड़ेगा, वो सेविंग यहाँ हो जाएगी। और इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर बहुत बड़ा खर्चा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो रिपेयर कराने पे तो ये फायदे हैं मोबाइल पे। लेकिन आप कहोगे सर रिपेयर नहीं करेंगे हम, तो रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करोगे तो सर पहली बात तो मोबाइल 15-20 हजार का होगा, बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, तो ब्याज भी लग जाएगा। और इट इज ए कैपिटल एक्सपेंस, इसका आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हाँ, डेप्रिसिएशन जो होगा उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और इस इंटरेस्ट का भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा थ्योरी का, तो ये रहा, थ्योरी तो ऐसे होगा, तो ये आपको लिख लेना है। फिर इसी का न्यूमेरिकल होगा कि सर आपके पास दो ऑप्शन है, आप मशीनरी रिपेयर भी करा सकते हो और रिप्लेस भी कर सकते हो। आप दोनों को कॉलम वाइज सॉल्व करोगे और आपको पता लग जाएगा कि इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि आपको मतलब मैन पावर की जरूरत है, तो आप पार्टनर रखना चाहोगे या एम्प्लॉय रखना चाहोगे। ये क्वेश्चन 2010 और 2008 में आ चुका है, इसका न्यूमेरिकल भी बनेगा। थ्योरी देखो, देखो सर पार्टनर रख तो लें, पर पार्टनर के साथ फायदे भी हैं और नुकसान भी है, एम्प्लॉय के साथ भी फायदे नुकसान है। तो मैंने कंपैरेटिव लिख लिया, मैंने इसको कंपैरेटिव लिख लिया कि देखो सर, पार्टनर जो है ना वो कैपिटल लाएगा, एम्प्लॉय सर कैपिटल तो नहीं लाएगा। तो पैसों की जरूरत है तो पार्टनर रखो, और पैसों की जरूरत नहीं है तो एम्प्लॉय रखो। सर पार्टनर टेक लिमिटेड सैलरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B, उसकी लिमिटेड सैलरी होती है, और एम्प्लॉय की तो खूब सैलरी हो सकती है, क्योंकि पार्टनर के लिए तो रूल बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में कि 30 सैलरी देनी है। आप अपने आप को पार्टनर को ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते, पर एम्प्लॉय तो कितनी भी सैलरी मांग सकता है। इन कंडीशन ऑफ लॉस मैक्सिमम सैलरी पार्टनर को 50,000 ही देनी होती है, ऐसा लॉ में लिखा है। लेकिन एम्प्लॉय को तो पूरी सैलरी देनी पड़ेगी चाहे लॉस हो। तो अगर आपको लॉस की संभावना लग रही है तो फिर पार्टनर बना लो, तो उस कंडीशन में आपको 50,000 की सैलरी देनी पड़ेगी। तो लॉस की कंडीशन में अगर आप ज्यादा सैलरी एम्प्लॉय को दोगे तो आप पकड़ नहीं पाओगे। अच्छा, पार्टनरशिप पे जो टैक्स की रेट है वो फ्लैट है 30%। और इनमें जो स्लैब है, अपने नॉर्मल स्लैब्स हैं वो ये पुराने लिखे हुए हैं, ये अब चेंज हो गए हैं, ये आपको लेटेस्ट अपडेट करने पड़ेंगे। तो जो भी ईयर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्लैब्स होते हैं। तो जो भी स्लैब है ये जिस वक्त बनाए गए थे उस वक्त के स्लैब है। अच्छा, पार्टनर विल हेल्प इन मैनेजमेंट, पार्टनर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। एम्प्लॉय तो सर इंस्ट्रक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो तो मैनेजमेंट में कोई पार्ट लेगा नहीं। अच्छा, पार्टनर मैनेजमेंट में इंटरफेयर भी करेगा, आपके किसी डिसीजन को रोक सकता है, एम्प्लॉय इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, पार्टनरशिप की कंडीशन में लिमिटेड टैक्स बेनिफिट है, जबकि सैलरी तो पूरा ही टैक्स बेनिफिट है। तो इट इंक्रीज एक्सपेंसेस, इसका मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, सो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। इसके अलावा पार्टनर के कई टाइप हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं, स्लीपिंग भी हो सकते हैं। एम्प्लॉय में ऐसा कोई टाइप नहीं होता। और पार्टनर अगर लॉस हुआ तो वो लॉस में बेयर अप करेगा, एम्प्लॉय तो कहेगा भाई साहब मेरे को तो मेरी सैलरी दे दो, लॉस से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पार्टनर जितनी भी कैपिटल लगाएगा तो उसमें गिवन जो भी रेट उनकी डीड में सेट हुई है या 12%, दोनों में से जो कम हो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यहाँ आपको कोई कैपिटल लगा ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। तो इसका ये थ्योरी क्वेश्चन है कि हाँ भाई पार्टनर बनाए या एम्प्लॉय बनाए। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो अपन आगे देखेंगे, अभी ये थ्योरी आपको जो है अपनी कॉपी में लिखनी पड़ेगी। देखिए टैक्स प्लानिंग जो है वो हाफ थ्योरी हाफ प्रैक्टिकल है।
बट इसमें आंसर थ्योरी जैसे नहीं होते हैं कि आप 5 से 6 पन्नों के आंसर लिख रहे हैं। यहाँ जब आंसर लिखते हैं आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें, क्योंकि टेक्स्ट में देखो रूल आप बना तो सकते नहीं, सोच के लिख तो सकते नहीं, जो आपको पता है आप वही लिख सकते हो। तो आप अपना आंसर एकदम पिन पॉइंटेड लिखेंगे। हाँ, उसको अच्छे से प्रेजेंट जरूर करें, लेकिन उसको जबरदस्ती का एलेबरेट नहीं करें। ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो गलती होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो प्लीज अपना आंसर थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ एक्यूरेट आंसर ही लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है।